हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि प्लास्टिक टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय की जो सीरीज बुक की जो सीरीज है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। ये चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट होगा और इस पार्ट में हम कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, रात के 2:30 बज रहे हैं और आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू गाइस कि रमजान में बहुत मुश्किल से यही सब टाइम मिल पाता है और किसी ना किसी तरीके से फिर वीडियो बनानी है और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये वीडियोस और सीरीज चल रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप लोग अगर लास्ट वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हम कंप्लीटली जो मूवमेंट चल रहे थे उसमें उसका बैकग्राउंड हमने पढ़ा था कि कौन कौन सा रीजंस थे जिन रीजंस ने ये मूवमेंट या फिर सुधार होने के लिए प्रेरित किया। जैसे कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया अगर और एजुकेशन आई तो एजुकेशन के माध्यम से ही उसी के सोर्स से जब इंडियंस को पता चला कि किस तरीके से हमें सुधार की जरूरत है या फिर अगर हम खुद में सुधार नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से गुलाम होते जाएंगे। तो जब इंडियंस ने खुद अपनी नीड्स को फील करा कि हाँ हमें कहाँ कहाँ जरूरत है तो वहां से जो सुधार है उनकी मांग होना शुरू हुई। और यूरोपियंस ने भी या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने भी इन्वॉल्वमेंट तभी या फिर अपना कदम तभी आगे बढ़ाए जब जो उन्होंने देखा कि हाँ एजुकेटेड जो एक ग्रुप है वो ग्रुप एजुकेटेड ग्रुप ही खुद में आगे आकर काम करना चाहता है। इसी वजह से उन्होंने भी अब काम करना शुरू करा। जैसे कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने जब सती प्रथा के लिए इतने स्ट्रॉन्ग जो स्टेप्स है वो लेना शुरू करें उसी के बाद जो एक लॉ बनाया गया और उसके माध्यम से जो है सती प्रथा को बैन किया गया। इससे पहले क्या ये सिस्टम नहीं था या फिर सती प्रथा नहीं थी, इससे पहले भी सती प्रथा थी। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, अभी तक जो इंडियंस हैं वो इंडियन सपोर्ट नहीं कर रहे थे या फिर एक ग्रुप जो है वो ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स है या ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी काम नहीं कर रही थी। उन्हें पता था कि अगर हम किसी भी तरीके से यहाँ पर काम करेंगे तो जितना भी इंडियन ग्रुप है वो ग्रुप हमारे ही अगेंस्ट में आकर खड़ा हो जाएगा। इसी वजह से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही अपने लिए बेहतर समझा या फिर अपने साम्राज्य के लिए यही बेहतर समझा कि भारत की इन धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए या फिर इनमें इन्वॉल्वमेंट ना की जाए। लेकिन जब इंडिया में ही ऐसा ग्रुप बनना शुरू हुआ जो डिमांड करने लगा, किस चीज की डिमांड करने लगा, ऑब्वियसली कि सुधार किए जाएं या फिर ऐसे लॉ लेकर आए जाए जिसके माध्यम से कार्य किया जा सके। तो यहाँ पर जो कंपनी है या फिर शासन है उन ब्रिटिश का, तो वहां पर काम करना शुरू हुआ। ठीक है, तो उसी के दौर में 1825 में क्या हुआ, सोसाइटी बनाई गई ट्रांसलेशन के लिए यूरोपियन साइंस की, कि भाई यूरोप में जो साइंस है उसकी ट्रांसलेशन किया जाए और इंडिया में वो पहुंचाया जाए। उसके लिए 1825 में सोसाइटी बनाई गई। 1835 में जीके के लिए नहीं कि जनरल नॉलेज के लिए सोसाइटी बनाई गई। 1876 में कल्टिवेटिव एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेटिव ऑफ साइंस, जिसके द्वारा महेंद्र लाल सरकार के द्वारा जो है सोसाइटी बनाई गई। 1861 में बनारस डिबेटिंग क्लब बनाया गया जिसमें कि डिस्कशन हो सके, किसके बारे में डिस्कशन हो सके कि क्या सही है क्या गलत है, ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, किन किन पार्ट में रिफॉर्म्स होने चाहिए। 1864 में क्या किया गया, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा। 1868 में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गई। तो ये जो सोसाइटीज थी ये काम कर रही थी रिफॉर्म्स पर, ये सोसाइटी काम कर रही थी सुधारों पर। ठीक है, तो सुधारों के माध्यम से जो ये सोसाइटी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर सारे ही मूवमेंट्स की डिटेलिंग में बात नहीं की जाएगी क्योंकि अगर उसके बिहाफ पे बात की गई तो लेक्चर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट या एक दो की ही थोड़ी सी डिटेलिंग में बात करेंगे जैसा कि बुक में जो बुक में दिया गया है। अदरवाइज हम बाकी जो मूवमेंट्स हैं पॉइंट लेने की उनकी कोशिश करेंगे। ठीक है, जो बाकी सुधार आंदोलन चल रहे थे उनके पॉइंट्स में बात करेंगे और कुछ और जो पॉइंट्स हैं वो मैंने एड ऑन कर रहे हैं, फिर कुछ और जो आंदोलन है मूवमेंट है
उन्हें ऐड ऑन करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी एक ही लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो सके। ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? ये हेनरी डेरोजियो के द्वारा जो था वो चलाया गया था। इसमें काम क्या किया जाता था? इंटेलेक्चुअल चैलेंज दिया जाता था रिलीजियस एंड सोशल ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, तो जो समाज में जो एक तरीके से ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी या फिर जो कट्टरपंथी चल रही थी, उसे चैलेंज करने के लिए, इंटेलेक्चुअल तरीके से चैलेंज करने के लिए ये जो मूवमेंट है वो काम करता था। 1838 में यहाँ पर सोसाइटी बनाई गई, किसके लिए? जनरल नॉलेज के लिए। और वो क्या करती थी? डिबेट करती थी सोशल टॉपिक पे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज पर, कास्ट पर, ठीक है, कास्ट टैबू जो थे, ये सारी जो चीजें थी, इन सब चीजों पर जो मूवमेंट है वो चलता है। लेकिन ये मूवमेंट जो है, यंग बंगाल मूवमेंट, बहुत लंबा नहीं चल पाता, क्योंकि बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसके कारण जो ये मूवमेंट है वो बहुत लंबा हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं वो महिलाएं, हाँ, जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज उठाते थे वो इस बात को उठाते थे कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को बहुत ज्यादा शोषण करा जाता है इंडिया में। तो हमें क्या करना है, या एज अ ब्रिटिशर्स या फिर एज अ गवर्नमेंट हमें करना है कि हम इनकी चीजों में सुधार लेकर आए। और इस चीज पर, इन कंडीशन से वो इंडियंस को बहुत डिक्लाइन कंडीशन में पाते थे। वो कहते थे कि भाई ये कितने ज्यादा जो ऑर्थोडॉक्सी है या फिर कितने ज्यादा कट्टरपंथी है कि अपनी महिलाओं को ही यहाँ पर किसी भी तरीके से आजादी नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर जब जो शिक्षित वर्ग उभर कर आ रहा था, एजुकेटेड क्लास जो उभर कर आ रही थी, उन्होंने ये फील करा कि ये हमें इसी बिहाव पर अगर गुलाम बना रहे हैं तो हमें जरूरत है कि यहाँ पर भी और इस सेक्शन में भी काम किया जाए। तो महिलाओं के सेक्शन में भी यहाँ पर काम किया गया। किस किस तरीके से काम करा गया कि 1830 में जो वेलेस्ली थे उन्होंने शिशु बलि पर रोक लगाई। ठीक है ना, कि जो बचपन में ही जिस तरीके से डेथ कर दी जाती थी बच्चों को दफना दिया जाता था या मार दिया जाता था, उस पर रोक लगाई। लेकिन व्यवहारिक रूप में काम नहीं करा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पर ही ये सारी चीजें थी, रियल लाइफ में ये सब नहीं आ पाया। ठीक है, 1870 में क्या हुआ कि बालिका हत्या से जो लड़कियों को मार दिया जाता था, ठीक है, तो उसके लिए एक्ट बनाया गया वो 1870 में। फिर बेंटिक ने 1829 में क्या करा? सती प्रथा के लिए जो है वो एक्ट बनाया। 1852 में मतलब कि सती प्रथा को एक साधारण हत्या की कैटेगरी में लेकर आया गया कि आप अगर सती प्रथा करते हैं तो वो भी क्या कहलाएगी? वो भी एक तरीके से मृत्यु कहलाएगी। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून आया, जिसमें कि मान्यता दी गई कि अगर एक जो महिला है और उसका जो पति है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो दोबारा से विवाह कर सकती है और ये लीगल होगा। इससे पहले जो था वो इलीगलाइज नहीं था। तो 1856 में क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह कानून आया। 1866 में विष्णु शास्त्री ने पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया। मद्रास में यहाँ पर कौन काम कर रहा था इसके लिए? वीरेश लिंगम पांटोलू जो थे वो काम कर रहे थे और उन्होंने सोसाइटी बनाई थी, सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म। ठीक है, 1891 में महिलाओं के लिए क्या हुआ? 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई गई और वहीं पर बंगाल में विद्यासागर ने बहुपत्नी और बाल विवाह, मतलब कि बहुपत्नी नहीं होनी चाहिए, फिर बाल विवाह के अगेंस्ट में काम करा। और 1860 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसके अंडर कि आप विवाह की जो आयु है, शादी की जो मतलब कि ईयर है, वो फिक्स करा गया कि 10 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते, किसी भी लड़की की शादी नहीं कराई जा सकती। और 1890 में जो ये एज है वो फिक्स कर दी गई, 12 इयर्स ओल्ड जो है ये एज यहाँ पर फिक्स कर दी गई। फिर आगे
ब्राह्मण समाज बहुत फेमस है, हम सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, इससे इस बार अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ब्राह्मण समाज से रिलेटेड जो इस बार क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन भी यही आया था कि ब्राह्मण समाज किसका रूप था। तो पहले ये 8वें सभा थी 1815 में और आगे जाकर फिर जो है 1828 में ब्राह्मण समाज बनती है। ठीक है, तो 1833 में राजा राम मोहन द्वारा बनाई गई थी। हम सभी जानते हैं आधुनिक भारत के वो जनक कहलाते हैं और उनका प्रथम जो संगठन था वो आत्मीय सभा था 1815 में। 1816 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाई थी और 1833 में जो है उनकी डेथ हो जाती है। डेथ जब होती है तो देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है वो इस संगठन को संभालते हैं और इस संगठन को बाहर ले जाने का या फिर इस संगठन को पूर्वी बंगाल के कस्बों में ले जाने का, अभी तक ये कहा था शहरों तक जो था लिमिटेड था, लेकिन यहाँ पर कस्बों में ले जाने का काम कौन करता है? ये काम करते हैं विजय कृष्ण गोस्वामी और केशव चंद्र सेन। बहुत इंपॉर्टेंट है केशव चंद्र सेन भी। तो ये जो काम है वो काम करते हैं कि किस तरीके से जो इस मूवमेंट को है वो कस्बों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर में जो बहुत बड़ा डिफरेंस था वो यही था। केशव चंद्र सेन मानते थे कि किसी भी चीज से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुधार। ठीक है, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट सिस्टम से, किसी भी सामाजिक बंधन से सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा ऊपर होना चाहिए कि हम सुधार किस तरीके से करें। और वहीं पर देवेंद्र नाथ ठाकुर मानते थे कि हिंदू समाज से जुड़ाव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसी के बिहार पर इन दोनों में जो है मतभेद देखने को मिलता है और जो ये मूवमेंट है या फिर जो ये समाज है वहां पर इसका विभाजन देखने को मिलता है। तो विभाजन के बाद जो है 1866 में ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया बनाते हैं केशव चंद्र सेन और वहीं पर देवेंद्र ठाकुर जो है आदि ब्राह्मण समाज का यहाँ पर निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन जब आगे जो चीजें होती हैं जैसे कि 1872 में क्या होता है, ब्राह्मण विवाह कानून आता है। इस कानून में क्या होता है कि जो विधवा विवाह है वो मान्य हो जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि आप अपने आप को गैर हिंदू घोषित करेंगे, उसके बाद आप जो है वो विवाह कर सकते हैं। ये देखा जाए तो एक तरीके से बहुत इलॉजिकल भी पॉइंट था। तो इसके बिहार पर और ये गॉडलेस एक तरीके से जो है गॉडलेस मैरिज के बिहार पर ये एक्ट देखने को मिलता है। तो 1872 में जब ये एक्ट आया तो केशव चंद्र सेन को भी इसका रियलाइजेशन हुआ कि गॉडलेस मैरिज का कोई लॉजिक नहीं है और उसके बाद यहाँ से उनकी विचारधारा में परिवर्तन आना शुरू होता है और उनके अनुयायी जो है फिर वहां से हटकर मतलब कि केशव चंद्र सेन से हटकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना करते हैं और केशव चंद्र सेन जो है नवो विधान की स्थापना करते हैं। इस तरीके से जो दूसरा विभाजन है इसका 1878 में देखने को मिलता है। 1820 में ये बुक के नाम है जो राजा राम मोहन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसका ट्रांसलेशन 1823 में जॉन डिग्गी के प्रयासों से हुआ लंदन में और लंदन में इसे प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो आगे जो सोसाइटीज है हैं उसमें इम्पोर्टेंट जो सोसाइटीज हैं उनके संस्थापक वर्ष और जो मेन पॉइंट्स थे उन मेन पॉइंट्स को लिखने की कोशिश की गई है। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण समाज है, इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई। कब की गई? 1828 में की गई। यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1825 में आत्मीय सभा थी, 1816 में वेदांता थी और तोहफल उल मोहद्दीन जो इनकी बुक थी। फिर परहंस मंडली जो है वहां पर किसने स्थापना की? आत्माराम बालकृष्ण जेकर और पांडुरंग ने। कहाँ पर करी थी? ये बॉम्बे में करी थी, ये आपको पता ही है, ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना बंगाल में हुई थी। ये किस चीज पे कार्य कर रखा था? मूर्ति भंजक क्रांतिकारी, मतलब कि जो मूर्ति पूजा है उस पर ये बिलीव नहीं करती थी
और गुप्त सभा के रूप में काम करती थी, अंडरग्राउंड तौर पे काम करती थी, बाहरी तौर पर नहीं। और जब इसका पता चलता है तो यहीं से इसका जो एक तरीके का पतन है वो पतन देखने को मिलता है। और 1860 में जल समाप्त हो जाती है जब इस परहंस मंडली के बारे में जब पता चलता है। और एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट पर ये काम करती है, विश्व बंधुत्व होती है। भाई सभी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपस में भाई हैं। इस विचारधारा पे, इस थॉट पर ये जो मंडली है परहंस मंडली जो है वो काम करती है। फिर वेद समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीधर नायडू 1864 में मद्रास में ये बनाई जाती है। दक्षिण में ये कौन काम करता है इसके नाम पर? वीरेश लिंगन पांटुलु जो है काम करते हैं। इसके प्रेरणा जो होती है केशव चंद्र सेन होते हैं। और दक्षिण भारत का इसे ब्राह्मण समाज कहा जाता है। प्रार्थना समाज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1867 में। बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है और इसके सहायक जो होते हैं वो भंडाकर होते हैं, एनजी चंदावर भी। और देखिए भंडाकर और एनजी चंदावर जो है इसके सहायक होते हैं। ठीक है। ब्राह्मण समाज और प्रार्थना समाज में जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है कि जो प्रार्थना समाज है वो ये बात बोलता है कि अतीत से नाता नहीं तोड़ेंगे हम, कि अतीत से नाता ना तोड़ा जाए और हमारे समाज से सारे संबंध भंग ना हो। ठीक है। और ब्राह्मण समाज जो है वो किस बात पे बात करता है? वो कहता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होना चाहिए? समाज सुधार होना चाहिए। और वहीं पर प्रार्थना समाज जो है वो अपने हिस्ट्री से कनेक्शन बनाए रखने के लिए समर्थन करता है। ये बात किसने कही थी? रनाल्डे ने कही थी। ठीक है। इसके प्रेरणा कौन होते हैं? महादेव गोविंद रनाल्डे जो होते हैं वो इसके प्रेरणा होते हैं। और महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है। केशव चंद्र सेन का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। फिर वहीं पर आर्य समाज भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी थी 1875 में और बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई। 1870 के दशक में यहाँ पर ये जो आंदोलन है वो एक तरीके से धार्मिक आंदोलन में पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कि शुद्धि आंदोलन, गौ रक्षा, ठीक है, कौन चलाता है? गुरुदत्त और लेखाराम जैसे जो व्यक्ति होते हैं वो इसे चलाते हैं। वहां पर अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्हें भारत के मार्टिन लूथर की जो संज्ञा है वो दी जाती है। और वैज्ञानिक सत्य वेदों में वो बात करते हैं कि जो जितना भी वैज्ञानिक सत्य है, जितना भी साइंटिफिक फैक्ट है या फिर रियलिटी है, साइंटिफिक रियलिटी है, वो कहाँ पर स्थापित है? वो वेदों में हमें देखने को मिलती है। और वेदों के आधार पर ही वो मूर्ति पूजा को गलत बताते हैं। वो कहते हैं देववाद का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और ब्राह्मण जो पुरोहित हैं उनके आधिपत्य पर हमला करते हैं। बाल विवाह का विरोध करते हैं। विधवा विवाह का जो है वो समर्थन करते हैं। और अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हैं। सुधारवाद से ज्यादा वो किस चीज पर आधारित हो जाता है? सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर आधारित हो जाता है। इस तरीके से बताया गया कि आगे जाके 1890 में ये जो आंदोलन है वो एक रिलीजियस आंदोलन बन जाता है। और यहाँ पर पंजाब और पश्चिमोत्तर जो भारत होता है वो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। धर्म सभा जो होती है वो कलकत्ता में राधाकांत देव जो है इसकी स्थापना करते हैं 1830 में, ये देखने को मिलता है। ठीक है। सो ये कुछ जो धर्म सुधार है, ठीक है, संगठन है, संस्थापक है, बेसिकली इनके जो रिगार्डिंग बात की गई है बुक में, या फिर जो बीडी चंद्रोपाध्याय हैं वो इन सारी जो पॉइंट्स है उनके यहाँ पे बात करते हैं। तो यही सारी चीजें एड ऑन करने की कोशिश करी गई। इसके अलावा भी बहुत सारे जो सुधार आंदोलन है वो है, लेकिन ये जो सुधार आंदोलन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आपको ये तो पता होने ही चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर जो क्रिटिसाइज किया जाता है इन मूवमेंट्स को, क्रिटिसाइज करने का जो रीजन है, एक तो ये बात की जाती है कि ये भद्रलोक तक ही सीमित था, यानी कि जो पश्चिमी एजुकेशन यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन से निकला हुआ जो ग्रुप था, ये मूवमेंट उसी तक सीमित रह गया था, ये जन आंदोलन बन नहीं पाया था। ठीक है। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का तो रीजन ये है। फिर उसके बाद शिक्षा से लाभ उठाने वाली जो उच्च जाति थी वहीं तक ये मूवमेंट सीमित रहा।
आंदोलन जनता से कटा रहा, मतलब कि शहरों ये गांवों तक नहीं पहुंच पाया, फिर अगर गांवों तक भी पहुंचा तो बहुत लिमिटेड और बहुत कम मात्रा में पहुंचा, और सुधार की भाषा बहुत कठिन थी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोगों में सुधार करने के लिए यहाँ की जो भाषा रखी गई वो बहुत आसान रखी गई और जो रखी जानी चाहिए थी। मतलब कि सुधार की पहली जो कड़ी है या फिर सुधार के लिए सबसे पहला अगर जो लैंग्वेज का बैरियर है वही बैरियर बना हुआ है, तो आप मूवमेंट में सुधार कैसे करेंगे? लोगों को अगर आपकी बात समझ ही नहीं आएगी, लोग आपकी बात से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, तो कोई फायदा है नहीं इतने बड़े मूवमेंट का। तो यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा यहाँ पर देखने को मिला कि सुधार की जो भाषा थी वो बहुत डिफिकल्ट थी। जैसे कि राजा राम मोहन की जो भाषा थी वो ठेठ संस्कृत में बांग्ला थी, ठीक है। तो जो बहुत कम जो लोग थे या फिर जो पढ़े लिखे लोग थे वो ही समझ सकते थे, जो आम जनता थी वो उससे रिलेट नहीं कर सकती थी। और आंदोलन का जो चरित्र है वो स्वर्ण जाति यानी स्वर्ण जाति तक ही आधारित था। ऐसा तो था नहीं कि जो तथाकथित जो निम्न जाति के भी लोग हैं वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है, या फिर है ना बहुत बड़ी मात्रा में उस आंदोलन से जुड़ रहे थे। गांधी जी से पहले तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज इसमें देखी नहीं गई कि इतना बड़ा जो आंदोलन है इतनी बड़ी मात्रा में तथाकथित निम्न जाति के लोग आकर जुड़ते हैं, ठीक है ना। और जाति पर बहुत मतलब कि सीमित मात्रा में बोला गया, और एक तरीके से देखा जाए तो जाति आधारित जो सिस्टम था उस पर चुप्पी साधी गई, ठीक है। तो ये तो सुधार की बात हुई। अब आगे जो सेकंड यूनिट है वो पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो किसान और आदिवासी इसकी बात की जाती है। पीजेंट ट्राइबल वाली जो अपराइजिंग की बात इस बुक में की गई है उसमें सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो किसान आंदोलन है उसका अलग से जो डिस्कशन है वो है, और आदिवासी जो आंदोलन है उसका जो डिस्कशन है वो अलग से है। बहुत जो मिक्सचर जो है वो इस बुक में या फिर चैप्टर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एड ऑन करने की कोशिश करी है, किसान और आदिवासी को सेपरेटली नहीं रखा है, सभी को एक साथ ही डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने कुछ और भी मतलब कि जो किसान आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है जो इम्पोर्टेंट है और बुक में अभी डिस्कस नहीं किया गया है, फिर आगे के लिए छोड़ दिया गया है, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आगे वाले चैप्टर्स में भी हमें इजी रहे या फिर आगे हमें वो दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले किसान या पीजेंट मूवमेंट की अगर बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, तो फर्स्ट सेंचुरी वाला जो ब्रिटिश रूल होता है, ठीक है, तो यहाँ से जो अपराइजिंग होती है इनकी, तो ये किसके लिए होती है? पुनः प्रतिष्ठा विद्रोह, यानी कि अपनी जो खोई हुई जो ताकत है या फिर खोया हुआ जो स्टेटस है उस स्टेटस को पाने के लिए जो फर्स्ट सेंचुरी में जो मतलब कि फर्स्ट सेंचुरी इन द सेंस फिर ब्रिटिश रूल की जो फर्स्ट सेंचुरी है वहां पर जो मूवमेंट किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि 1778 से 81 में राजा चेत सिंह जो है जमींदार जो होते हैं अवध के, वो मूवमेंट करते हैं। 1799 में जो अवध के वजीर अली होते हैं वो यहाँ पर मूवमेंट करते हैं, विद्रोह करते हैं। 1799 से 1805 में मद्रास लोकल चीफ जो होते हैं, पॉलीगार्स देखते हैं जो हमारा स्टेटस है वो स्टेटस किस तरीके से दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है और हम बहुत मतलब कि बहुत लो स्टेटस पर आ गए हैं। तो वो अपने स्टेटस को फिर से पाने के लिए जो एक आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं, वो हमें देखने को मिलता है इस सेंचुरी में। और 1842 में बुंदेला चीफ द्वारा जो मूवमेंट होते हैं, तो ये सारे जो मतलब कि एक तरीके विद्रोह होते हैं, वो विद्रोह किस चीज के लिए होते हैं कि हमारा जो स्टेटस है, जो मतलब कि हम मिडाइवल टाइम पीरियड में जो एक अच्छा हम स्टेटस रखते थे, ये इलीट क्लास में हम गिने जाते थे और वो जो ताकत है हमसे छीन ली गई। जैसे कि राजा चेत सिंह जो है वो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा स्टेटस अपने टाइम पीरियड में रखते थे, लेकिन जो ब्रिटिश रूल आता है उस रूल के बाद जो है उनसे उनकी जो पावर है वो छीन ली जाती है या फिर उनके पावर में इतनी ज्यादा कमी हो जाती है कि वो फील करते हैं कि हाँ अब मुझे विद्रोह करना ही पड़ेगा। ऐसे जो पॉलीगार्स जो है एक टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल
एक बहुत ज्यादा पावरफुल चीफ थे मद्रास के, लेकिन ब्रिटिशर्स रूल के बाद ये इनके पावर्स इतनी कम होती गई कि इन्हें विद्रोह करना पड़ा। तो ये जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड का जो विद्रोह है वो इसी कैटेगरी में आता है कि उन्हें अपनी जो स्टेटस है उस स्टेटस को वापस पाना था, और इसी के लिए उन्होंने आंदोलन किए, विद्रोह किए। आदिवासी आंदोलन की अगर बात करें, ट्राइबल मूवमेंट की अगर बात करें, तो यहाँ पर हम उसे 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में 1895 से 1860 तक, 86 तक, ये किसके लिए था? जिस तरीके से यहाँ पर हमने किसानों वाली बात करी कि यहाँ पर भी उन्हें क्या करना था, अपनी जो व्यवस्था थी उसे वापस लेकर आना था, जो कि ब्रिटिशर्स से पहले थी। और इसका जो नेतृत्व था, ठीक है ना, वो कौन कर रहा था? लीडरशिप किसके हाथ में थी? कि जो पहले के पारंपरिक वर्गों द्वारा, कि जो पहले के जो पावरफुल जो लोग थे, ठीक है, वो चल रहे थे, तो उनके द्वारा जो किया जा रहा था, जैसे कि पहाड़िया विद्रोह में था, खून विद्रोह में था। तो यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था? जो पहले से पावरफुल ग्रुप था, उस ग्रुप का जो लीडर था, वो ही इस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। द्वितीय अगर स्तर पर हम देखें तो यहाँ पर सेकंड जो चरण था, द्वितीय चरण था, वो कब से कब तक? 1860 से लेकर 1920 तक का ये जो चरण था 1920 तक का था। और इसमें 2 इम्पोर्टेंट काम क्या हुए? एक तो पहला ये यहाँ पर ये डिस्कस किया गया कि हमें जो बाहरी लोगों का द्वारा जो शोषण हो रहा है, ठीक है, उस शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन थे। और दूसरा, आदिवासी समाज में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया। यहाँ पर लीडरशिप किसने संभाली? यहाँ पर लीडरशिप ये जो पुराने सरदार थे उनका जो मोनोपोली थी फर्स्ट टाइम पीरियड में, यहाँ पर वो मोनोपोली खत्म हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ? धर्म का सहारा लिया गया। मतलब कि जो आंदोलन हो रहे थे उसमें आपको धर्म बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि भील विद्रोह था, ठीक है। तो भील विद्रोह में क्या मतलब कि क्या दिखाया गया कि ये जो धर्म, मतलब कि एक चमत्कारी जो चीजें हैं वो चीजें यहाँ पर देखने को मिली। इसी तरीके से कोंडा डोरा जो था वहां पर, ठीक है। सो ये जो, या फिर बिरसा मुंडा वाला जो आपका विद्रोह था, वो भी क्या था? बिरसा मुंडा ने क्या अपने आप को मतलब कि साबित करने की कोशिश करी कि मेरे पास चमत्कारी पावर्स हैं और उसके माध्यम से जो है मैं पूरी तरीके से सुधार लेकर आ जाऊंगा, या फिर जो पावर है वो अपने हाथ में ले लूंगा, ठीक है। तो ये इस टाइम पीरियड में जो आंदोलन हो रहे थे वो इसी कैटेगरी में आ रहे थे, जहां पर धर्म का बहुत ज्यादा आपको बोलबाला देखने को मिलेगा। फिर थर्ड जो कैटेगरी है वो 1920 के बाद का टाइम पीरियड में काउंट होती है, ठीक है, जहां पर जो नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, वो एजुकेटेड लोग थे, ठीक है। जैसे कि ताना भगत का जो आंदोलन था, या फिर रंपा विद्रोह जो था, तो यहाँ पर जो लीडरशिप हो रही थी वो एजुकेटेड लोगों के द्वारा हो रही थी, ठीक है। तो ये आदिवासी आंदोलन का चरण है। फिर यहाँ पर अगर बात की जाए किसान आंदोलन की, ठीक है, यहाँ पर किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जो सिमिलैरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा एक जैसी हैं, ठीक है। कई बार एक बुक में एक आंदोलन को आदिवासी आंदोलन कहा जाता है, दूसरी तरफ ही उसे किसान आंदोलन ही कह दिया जाता है, क्योंकि सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, या फिर है ना बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एकाई चंपारण आंदोलन है, ये ऑब्वियसली किसान आंदोलन ही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे आंदोलन जैसे कि सन्यासी आंदोलन है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने में कई बार सन्यासी आंदोलन को किसान आंदोलन में इंक्लूड किया जाता है और कई बार आदिवासी आंदोलन में इसे इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने करा है वो सभी को एक मर्ज कर दिया है। इवन ही बुक में भी सारी चीजों को एक तरीके से मर्ज करके ही लिखा गया है। तो एका आंदोलन जो है 1921 में 1922 से हुआ। मदारी पासी और सहारेव जो है इसका नेतृत्व करते हैं। किसके लिए था कि मुख्य बिंदु क्या है कि बहुत ज्यादा जो टैक्स है वो लगाया जा रहा था और इनसे जो इनकी जमीनें हैं वो छीन ली गई थी, ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी ने इसका नेतृत्व करा था। बहुत ज्यादा फेमस जो है आंदोलन है, सभी जानते हैं कि 3 कठीय प्रणाली जो होती है उसके विरोध में आंदोलन किया गया था। नील आंदोलन 1859 से 60 में दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास के द्वारा यहाँ पर ये नेता थे और नील उत्पादकों द्वारा
मतलब कि जो नील की खेती थी उसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। हिंदू पैट्रियट यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी जी की जो हिंदी पैट्रियट है उसमें भी इसका डिस्कशन किया गया है और नील दर्पण में भी इसके बारे में बताया गया था। पावना विद्रोह कब किया गया था? 1873 से 74 में ये विद्रोह चलता है। पावना विद्रोह पावना जिले में किया जाता है और लगान वृद्धि के विरोध में किया जाता है। वहीं पर जो तेभागा आंदोलन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये सब कहाँ पर चल रहे हैं? ये सब जो चल रहे हैं वो बंगाल में है। एक ठीक है ना, तो ये बंगाल में है। चंपारण जो है वो बिहार वाले पार्ट में आपका है, ठीक है। एका जो है वो यूपी वाले पार्ट में है। तो ये स्टेट वाइज मैंने लिखने की कोशिश करी है। तो नील, पावना, तेभागा और रंगपुर ये सब जो है वो आपके बंगाल वाले पार्ट में यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और बंगाल वाले पार्ट में बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ है। किसान आंदोलन बहुत ज्यादा हुए हैं और आदिवासी आंदोलन भी बहुत ज्यादा हुए हैं, क्योंकि झारखंड भी बहुत पास है। और झारखंड आप सभी को पता है कि आदिवासी मतलब की जो आधिपत्य वाला क्षेत्र है वो कहलाया जा सकता है कि वहाँ पे आदिवासी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। तो जो नील है, पावना का डिस्कशन हो गया। तेभागा 1946 में भवन सिंह के द्वारा। रंगपुर जो विद्रोह था 1783 में, यहाँ पर भी मालगुजारी की भारी मांगे थी, अवैध करों की वसूली करी जा रही थी और न्याय की प्रार्थना अनसुनी करने पर विद्रोह किया गया। मतलब कि बार बार उसके लिए न्याय की प्रार्थना की जा रही थी, एप्लीकेशन डाली जा रही थी, लेकिन उसे अनसुना करा जा रहा था और फिर लास्ट में तंग आकर यहाँ पर विद्रोह कर दिया गया। नेता को नवाब कहा गया यहाँ पर और सरकार बनाई गई। खर्च उठाने के लिए कर वसूली की गई है। किसमें? रंगपुर विद्रोह जब होता है। फिर सन्यासी विद्रोह कब होता है? सन्यासी विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है, ठीक है। 1770 से 1800 के बीच में द्विज नारायण और केंद्र सरकार के द्वारा करा जाता है। मालगुजारी की यहाँ पे मांगे बहुत ज्यादा होती है। लगान मुक्त जमीन की जब्ती कर ली जाती है, ठीक है ना, जहाँ से जो जमीन है वो भी जब्त कर ली जाती है। और यहाँ पर जो व्यापार है, व्यापार प्रति एकाधिकार जो कंपनी है अपना यहाँ के व्यापार में मोनोपोली अपनी जमा लेती है। और उसके आगे क्या होता है कि एक तो यहाँ से उनकी जमीनें छीन ली जाती है, एक तरीके से काम भी छीन लिया जाता है, टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसके ऊपर अकाल पड़ जाता है, ठीक है। तो अकाल में भी इन्हें ढील नहीं दी जाती। और तीर्थ स्थल जो होते हैं, क्योंकि सन्यासी हैं, ठीक है, तो तीर्थ स्थल जो होते हैं वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है हेस्टिंग के टाइम पर। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ में इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट या फिर मुख्य बिंदु है, ठीक है। अब इन सब चीजों की डिटेलिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। मतलब कि अगर हम बात करें नील विद्रोह की, तेभागा विद्रोह की, सन्यासी विद्रोह की, इन सब की डिटेलिंग बहुत लंबी हो सकती है। और मतलब कि 1.5 घंटा 2 घंटे इनकी डिटेलिंग पर जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है और इतनी लंबा डिस्कशन वाली वीडियोस भी नहीं की जा सकती। सो इस वजह से बहुत लिमिटेड पॉइंट पर डिस्कशन किया जा रहा है। बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सन्यासी विद्रोह, ये सीधा सीधा क्वेश्चन किया जाता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ना आनंद मठ वाली जो है किस विद्रोह का डिस्कशन यहाँ पर किया गया था, या फिर सन्यासी विद्रोह का जो टाइम पीरियड है, कई बार उसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर जैसे कि हिंदू पैट्रियट, नील आंदोलन वाला हिंदू पैट्रियट से क्वेश्चन आ जाता है, नील दर्पण है इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो लिखने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो सन्यासी के बाद फकीर विद्रोह 1776 से 1777 में मजबून शाह और चिराग अली शाह जो है वो करते हैं। मुस्लिम धार्मिक फकीरों का जो ये समूह होता है। इसी तरीके से पागलपंथी जो है 1813 से 33 में कर्म शाह, हजंग, टीपू और हादी, ठीक है। और अर्ध धार्मिक संप्रदाय होता है, ठीक। और जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में, मतलब कि किसानों के सपोर्ट में और जमींदारों के विरुद्ध में ये आंदोलन चलाया जाता है। 1825 में टीपू द्वारा शेरपुर पर अधिकार कर लिया जाता है, ठीक है। कर्म शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो टीपू जो होते हैं वो
इस आंदोलन को संभालते हैं और वो शेरपुर पर अधिकार कर लेते हैं। वहां का राजा बनते हैं, पूरा सिस्टम वो वहां पे बनाते हैं, मजिस्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है, जिलाधिकारी नियुक्त करते हैं, वहां का न्याय व्यवस्था सारी बनाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम वो 1825 में बनाते हैं। तारीख मोहम्मदिया 1831 में, और टीटू मीर जो है इसका नेतृत्व करते हैं। धार्मिक आंदोलन होता है जमींदारों द्वारा अंकुश, मतलब कि यहाँ के जो जमींदार हैं वो एक तरीके से शोषण कर रहे होते हैं, और उस शोषण में एक जो पार्ट होता है वो यही होता है कि दाढ़ी पर, मतलब कि जो दाढ़ी रखने पर कर लगा दिया जाता है। ठीक है, इलॉजिकल लगता है बहुत ज्यादा सुनने में, लेकिन ऐसा किया गया। और वहीं पर विद्रोह और स्वयं की सत्ता स्थापित। तो जब विद्रोह किया गया और यहाँ पर खुद की सत्ता जो है स्थापित की गई। ठीक है, फराइजी जो विद्रोह है, ये जो फकीर, पागलपंथी, फराइजी, सन्यासी, कई बार इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, तो आपको माइंड में याद रखना होगा कि कौन सा विद्रोह कब आया। वैसे मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा है, जैसे कि सन्यासी पहले आता है, फिर उसके बाद फकीर, पागलपंथी, फराइजी। ठीक है, सो ये फराइजी विद्रोह 1838 से 57 के बीच में हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मीर, अफीम की जबरन जो खेती करवाई जा रही थी और उस जमींदारों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उसके विरोध में जो है आंदोलन चलाया जाता है। इस्लाम को शुद्ध करने का प्रयास, मतलब कि जितनी भी बाहरी जो चीजें अब इस्लाम में आ गई थी उसे शुद्ध करने का, और समतावादी विचारधारा, मतलब कि इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी बनाने का यहाँ पे काम किया गया। और इसी के बिहाफ पर किसानों को एकजुट करा गया। इसी विचारधारा के बिहाफ पर किसानों को एक साथ लेकर आया गया और स्थायी अदालतें बनाई गई, कर वसूली करी गई, ताकि जो आंदोलन है उसे चलाया जा सके। इसी तरीके से तेभागा आंदोलन 1945 में कंपाराम सिंह, भगना सिंह, मुजफ्फर अहमद और मोनी सिंह ये नेतृत्व कर रहे थे। फ्लाउड कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए ये मतलब कि ये आंदोलन चलाया गया, और 1950 में कांग्रेस ने एक विधेयक द्वारा मांगों को पूरा किया गया। ठीक है, तो ये आंदोलन कब हुआ था? जो आजादी से कुछ टाइम पहले ये आंदोलन हुआ, और इसके जो काम किया गया वो आजादी के बाद किया गया। ठीक है, तो तेलंगाना 1946 से 51 में हैदराबाद और हैदराबाद की कम्युनिस्ट पार्टी और आंध्र महासभा रवि नारायण रेड्डी और पी सुंदरम, मतलब कि जो नेतृत्व कर रहे थे वो ये थी कि एक तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, आंध्र महासभा रवि नारायण रेड्डी और पी सुंदरैया थे। सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध जो है वो इसी मूवमेंट में देखने को मिलता है। और ये एक मूवमेंट, ये एक आंदोलन ये इस रूप में भी याद किया जा सकता है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद चलने वाला कौन सा आंदोलन था, तो तेलंगाना आंदोलन था। और जमींदार और निजाम के अधिकारों के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। वहीं पे मोपला आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन है। मोपला आंदोलन 1921 में अली मुस्लियार द्वारा, और ये जो है एक रिलीजियस आंदोलन बन जाता है बाद में। ठीक है, तो और यहाँ पर मस्जिदें जो है लामबंदी के केंद्र बन जाते हैं, मतलब कि मस्जिदों से यहाँ पर काम किया जा रहा होता है, तो एक रिलीजियस आंदोलन बन जाता है। और हिंदू मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी ये देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक जो ग्रुप होता है वो एक साइड अगर मान लीजिए आप ग्रुप है वो हिंदू है, और एक साइड जो ग्रुप है वो मुस्लिम है। ठीक है, जैसे कि हिंदू जो ग्रुप है ये जमींदार, और मुस्लिम जी यहाँ पर जो ग्रुप है वो किसान है। ठीक है, तो जब यहाँ पर जो विद्रोह करा गया तो इसे पूरे तरीके से धार्मिक स्वरूप दिया गया कि जो मुस्लिम किसान है वो हिंदू जमींदारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो इस विद्रोह को इस तरीके से दिखाया गया, जबकि ऐसा स्वरूप नहीं था। यहाँ पर जो नेतृत्व किया गया वो हिंदू नेताओं द्वारा भी यहाँ पर नेतृत्व किया गया। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हिंदू जमींदार ही सिर्फ खतरे में थे और जो मुस्लिम जमींदार थे वो बचे हुए थे, नहीं, मुस्लिम जमींदारों पर भी निशाना जो है वो साधा गया ऑब्वियसली, और उन्हें भी डर के माहौल में रहना पड़ा। तो ये जो विद्रोह था बेसिकली जमींदारों के विरोध में ही था, लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या थी जमींदारों की वो ज्यादातर हिंदू थी, तो इस वजह से उसे रिलीजियस फॉर्म या फिर एक रिलीजियस स्वरूप देने की कोशिश करी गई। मोपन्ना वायराल जो विद्रोह था 1946 में,
इसी के बाद त्रावणकोर का विलय किया गया भारत में। दक्कन विद्रोह 1875 में पुणे अहमदाबाद के साहूकार के विरोध में और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में, ये अलग अलग पॉइंट है, पुणे अहमदाबाद के साहूकारों के विरोध में किया गया। वहीं पर वर्ली 1945, खेड़ा 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया कि फसल नष्ट होने के बाद भी जो है वो डिमांड करी जा रही थी वसूली की। बिजोलिया 1913 में, खासी विद्रोह 1925 में तीरथ सिंह, एक कई बार नाम पूछा जाता है खासी विद्रोह का, तो तीरथ सिंह मेघालय में, और कुकी विद्रोह 1826 में। फिर वहीं पे हो, कोल, संथाल और मुंडा, इसकी भी कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो पहले हो, कोल, संथाल और मुंडा, इसी तरीके से, ठीक है। तो अगली जो यूनिट है वो 1857 के बारे में, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में थर्ड यूनिट और लास्ट यूनिट थर्ड चैप्टर की है। तो 1857 का रिवॉल्ट के बारे में हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से, बचपन से हम 1857 का जो विद्रोह है वो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो वही बहुत सारी जो पॉइंट्स है वो सिमिलर होंगे और वही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो नेचर है 1857 का इम्पोर्टेंट जो नेचर है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 1857 के विद्रोह में सहायक कारक कि कौन से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये विद्रोह हुआ, कि एक तो सेना का जो चरित्र था, ठीक है, मिलिट्री का जो नेचर था वो सिमिलर था, मतलब कि एक ही कास्ट के जो लोग थे वो एक साथ थे, या फिर जो उच्च जाति के जो लोग थे वो सेना में एक साथ थे, जैसे देश। और वो किस लिए थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स भी थे वो जो उनके समुदाय थे, परंपराएं थे, उनका ध्यान रखा था उन्होंने। ऐसा नहीं था कि जो निम्न जाति के जो वर्ग थे वो अब सेना में आना शुरू हो गए थे, नहीं, अभी भी जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, तो ये जो थे वो ही सेना में देखने को मिलते थे। और मोस्टली जो ऑब्वियसली जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, ठीक, तो ये मिलिट्री में थे। तो यहाँ पर जो ब्रदरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो था, और अगर जो शोषण होता था एक वर्ग के खिलाफ होता था तो जो ब्रदरहुड वाली जो भावना थी वो देखने को मिलती थी। तो ये जो नेचर था वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था विद्रोह कराने के लिए। फिर कारण क्या क्या थे हम जानते ही हैं कि राइफल जो था, राइफल के यहाँ पर ये बात की गई कि यहाँ पर सुअर और जो गाय की चर्बी है उसका प्रयोग किया जा रहा है। भेदभाव था वेतन में, कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्हें वेतन बहुत ज्यादा दिया जाता था, हाई पोस्ट पर उन्हें अपॉइंट किया जाता था, लेकिन इंडियंस के साथ ऐसा नहीं होता था। क्षेत्र से बाहर तैनात करा जाता था, और क्षेत्र से बाहर तैनात करने पर जो भत्ता था दिया जाता था वो अब समाप्त कर दिया गया था। वहीं पर विदेशों में सेवा के लिए जो है वो काम किया गया, या मतलब कि जैसे कि हिंदू परंपरा में क्या है कि आप समुद्र पार जो सेवा है वो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, यहाँ पर वो समुद्र पार या फिर विदेशों में भी सेवा के लिए उन्हें मजबूर करा गया, और जब वो उससे इनकार कर देते थे तो उसे उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाता था। और ये कब आया गया, 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसके अंडर में ये बात की गई कि आपको विदेशों में भी अपॉइंट किया जा सकेगा। फिर धर्म परिवर्तन का उन्हें डर था, किस तरीके से डर था, एक तो चीजें देखने को मिल रही थी जैसे कि राइफल्स थी, और इसके अलावा 1856 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लेकर आया गया। इसके अंदर में क्या था कि अगर जो कोई व्यक्ति है वो ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है, यानी उसकी जो जायदाद है, ठीक है, उससे उसे दखल अंदाज नहीं किया जा सकता, वो भी उसे कंटिन्यू मिलेगी। तो ये लॉ लेकर आया जा रहा था इस तरीके से। तो उन्हें ये डर था कि जो कंपनी है वो किस बारे में काम कर रही है, कि धर्म परिवर्तन के बारे में वो काम कर रही है। 1856 में इसके बाद जो अवध वाला फैक्टर था, अवध का जब अधिग्रहण किया गया, ठीक है ना, अवध को जब ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट अंडर में लेकर आया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रीजन रहा। कैसे कि अवध में जो सेवा देने वाले जो मिलिट्री के लोग थे वो ये बात मानने लगे कि अगर अवध का अधिग्रहण कर लिया तो ये सबसे ज्यादा
अविश्वसनीयता, मतलब कि अब तो हम इन पर यकीन कर ही नहीं सकते, ये इस चीज का अंतिम प्रमाण था। ठीक है, और किसानों की बिगड़ती स्थिति, मतलब अवध का जो नेचर था वो ऐसा था कि जो हर परिवार का, किसान परिवार का जो एक व्यक्ति था वो मिलिट्री में होता ही होता था। तो यहाँ पर जो नेचर था मिलिट्री का वो इस तरीके से था कि किसान के, मतलब कि जो वर्दी है उसके रूप में किसान काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर किसानों का शोषण हो रहा है तो उसका प्रभाव सेना में भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों एक तरीके से बहुत ज्वाइंट है। तो अवध का जब अधिग्रहण होता है तो यहाँ पर जो मिलिट्री है और मिलिट्री में जो उधर उधर देखने को मिलती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है 1857 के रिवॉल्ट का। फिर 1856 में अवध में क्या होता है कि जिस तरीके से किसानों की मैंने अभी बात करी, तो चलताऊ बंदोबस्त लेकर आया जाता है। ठीक है, चलताऊ बंदोबस्त में शक्तिशाली जो ताल्लुकदार होते हैं वो बेदखल हो जाते हैं और वो भी फिर आंदोलन से आकर 1857 में जुड़ते हैं। मतलब कि आंदोलन से सभी लोग जुड़ रहे हैं, किसान भी जुड़ रहे हैं, जो सेना है, मिलिट्री के लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं, ताल्लुकदार है, सामंतवादी व्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं या फिर एलीट क्लास है वो भी जुड़ा है। लेकिन सबका जो रीजन है वो रीजन अलग अलग है। ठीक है, तो इसी के बिहार पर जो नेचर है, नेचर डिफाइन होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर मुगल व्यवस्था को समाप्त किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद ये कहा गया कि लाल किला आपको खाली करना पड़ेगा, सम्राटों के बदले अब शहजादे वर्ड का जो है वो यूज किया जाएगा। मुगल साम्राज्य के जो वंशज हैं वो खुद को सम्राट नहीं बोल सकते हैं, और सिक्कों पर जो अब नाम खुदवाने की जो व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई है। डलहौजी के द्वारा जो तंजौर और कर्नाटक है उनके नवाबों की राजकीय उपाधियां जो है, ठीक है, वो जब्त कर ली गई और भूपतियों के अधिकारों की जांच के लिए, मतलब कि जो तंजौर और कर्नाटक के जो इलीट क्लास भूपति थे जिनके पास बड़े बड़े लैंड थे, वहां के जो अधिकारी थे उनके लिए जांच के लिए इनाम कमीशन बनाई गई और उसके अंडर में 20,000 जमींदारों को जब्त कर लिया गया। तो जमींदार भी आकर फिर इस आंदोलन से जुड़े 1857 के आंदोलन से। फिर अफगान युद्ध के दौरान क्या हुआ कि सब कुछ खाने का जो सेना के जो लोग थे सब कुछ खाने पर उन्हें मजबूर करा गया। तो जो उनकी धार्मिक जो आस्था थी उस पर बहुत बड़ा जो ठेस पहुंचा। 1854 में क्या हुआ, डाककर अधिनियम के अंडर में डाक सुविधा जो दी जाती थी, सेना को दी जाती थी, वो भी समाप्त कर दी गई। तो ये जो रीजंस बन रहे थे वो बहुत बड़े फैक्टर्स थे। पीछे से बैकग्राउंड चलता हुआ आ रहा था कि आंदोलन खड़ा हो सकता है, और जैसे कि राइफल वाली पॉइंट हुआ या फिर रोटी वाली जो व्यवस्था थी, मतलब रोटी वाली जो अफवाह थी एक तरह से फैली, तो वो एकदम से रीजन बन जाती है। लेकिन जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड पीछे से चलता हुआ आ रहा था। अब इसके रिलेटेड जो हिस्टोरियोग्राफी है संबंधी मत है वो देखने लेते हैं। जैसे कि वीडी सावरकर है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वाधीनता संग्राम था। एस.बी. चौधरी जो है वो बोलते हैं कि स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। वहीं पर जो जेम्स आउटरॉम और डब्ल्यू टेलर जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। C.I.R. रीज जो है वो बोलते हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। T.R. होम्स जो बोलते हैं कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, कि भाई हम तो बहुत इलीट क्लास है, हम तो बहुत सभ्य लोग हैं और ये जो है वो मतलब कि बहुत निम्न जाति के लोग हैं और ये हमारे विरुद्ध एक तरीके से विद्रोह कर रहे हैं। ऐसे ही डिजलेरी जो है वो कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह है सचेत संयोग का परिणाम और सुनियोजित, बहुत ज्यादा प्लानिंग और एक नेशनल जो मूवमेंट है उसकी संज्ञा देते हैं डिजलेरी। अशोक मेहता भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। ऐसे ही एस.एन. जो सेन है इसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद जो है वो भी स्वतंत्रता संग्राम की ही संज्ञा देते हैं। और रामविलास शर्मा जन क्रांति, सर जॉन लॉरेंस, सीले, ट्रेविलियन और होम्स पूर्णतः इसे सिपाही विद्रोह बोलते हैं। कहते हैं बस एक मिलिट्री में प्रॉब्लम थी, जो राइफल वाला मुद्दा था और उसी के बिहार पर जो है ये एकदम से विद्रोह हो गया। R.C. मजूमदार जो है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प जो कोटेशन मुझे R.C. मजूमदार की लगती है कि ये तथाकथित मतलब की सो कॉल्ड फर्स्ट
प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था, ना तो प्रथम, मतलब कि सीधा सीधा वो कोटेशन बोलते हैं कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। वैसे हम सभी जो हिस्टोरियोग्राफी पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा टाइम पीरियड जा सकता है, लेकिन आर.सी. मजूमदार पर हम रुक के डिस्कशन यहाँ पर किया जा सकता है। वो ये बात क्यों बोलते हैं, अगर हम हिस्टोरियोग्राफी को नहीं समझे या फिर अगर हिस्ट्री वाला हमारा बैकग्राउंड नहीं, तो हमें ये कोटेशन बहुत अजीब लगेगी, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1857 का जो विद्रोह है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, और राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन आर.सी. मजूमदार बोलते हैं ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, ये कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ना तो ये प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। वो ये बात क्यों बोलते हैं, वो ये बात इसलिए बोलते हैं कि इंडिया जो है अभी राष्ट्र बनने के प्रोसेस में नहीं आया था, ठीक है। और वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब हम देखेंगे कि जो हर स्टेट है वो आपस में लड़ रहा है, ठीक है, हर व्यक्ति जो है वो अपने हितों के लिए लड़ रहा है। और वो कहते हैं कोई प्रथम बार तो हो नहीं रहा था, इससे पहले भी किसान विद्रोह भी हम देख रहे हैं, आदिवासी विद्रोह भी देख रहे हैं, ठीक है, जमींदारों के विरोध भी हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, मुगल टाइम पीरियड में भी हम विद्रोह देख रहे हैं। तो ये कहाँ से, अगर आप 1857 के विद्रोह को प्रथम विद्रोह कहते हैं, तो आप किसान विद्रोह को क्या कहेंगे या फिर आदिवासी विद्रोह को क्या कहेंगे, तो इनका नेचर क्या था। और फिर वो बोलते हैं राष्ट्रीय तो था ही नहीं, क्यों नहीं था, क्योंकि एक नॉर्थ वाले पार्ट में जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन साउथ वाले पार्ट में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। नॉर्थ वाले पार्ट में भी जो बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि पंजाब है, वो इसे दबाने में काम कर रहे हैं, लेकिन बंगाल का कुछ पार्ट जो है वहां पर देखने को मिल रहा है ये मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं है और स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह कैसे नहीं है कि भाई अभी जो कंप्लीट भारत है वो कहाँ ही आकर एक साथ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। जो निम्न जाति या फिर बहुत बड़ा जो पार्ट है इंडिया का, वही अभी अगर छोटा है, वही अगर मूवमेंट में आकर नहीं जुड़ा, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। इसी वजह से जो आर.सी. मजूमदार है वो एक कोटेशन देते हैं कि ना ही तो ये फर्स्ट विद्रोह था, ना ही ये प्रथम विद्रोह था, ना ही ये राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। वहीं पर मार्क्सवादी विचारक जो है वो ये बात बोलते हैं सैनिक और कृषक का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था, कि जो मिलिट्री के लोग थे और जो कृषक समाज था वो एक साथ आकर विदेशी और सामंतशाही दास्ता से मुक्ति चाहता था, उसके लिए उन्होंने विद्रोह करा था। कार्ल मार्क्स इसे प्रथम स्वतंत्र संग्राम ही मानते हैं और पीसी जोशी जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह का स्रोत बोलते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में सीधा सीधा नाम दे दिया जाता है, कोटेशन दे दी जाती है और बोला जाता है कोटेशन किसके द्वारा दी गई है, वो आप बताइए, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये केंद्र है, नेता है, अंग्रेज अधिकारी हैं, कब शुरू करा गया और कब इसका दमन किया गया, इसके बारे में। जैसे कि अगर दिल्ली है तो बहादुर शाह जफर द्वारा, और बहादुर शाह जफर और बख्त खान यहाँ पर नेता थे। अंग्रेज अधिकारी कौन थे, निकलसन, हडसन और विलोनी थे। शुरुआत कब करी गई, 11 मई से 1857 से 20 दिसंबर 1857 के में इसका दमन करा गया। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे, सेनापति थे, और कैंपबेल जो है यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे जो इसे दबाने के लिए काम करते हैं। शुरुआत 5 जून को होती है और खत्म जो होता है वो उसी वर्ष दिसंबर में हो जाता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कैंपबेल, लॉरेंस और हैवलॉक जो थे वो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर इस आंदोलन को दबा रहे थे, ठीक है। 4 जून को 1857 में ये शुरू होता है और 31 मार्च यानी कि अगले साल 1858 में यहाँ का जो आंदोलन है वो दबाया जाता है। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो है इसके नेता होते हैं। ह्यूरोज और स्मिथ जो होते हैं अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर इस आंदोलन को दबाते हैं। 4 जून 1857 में और 17 जून 1858 में इसका दमन करा जाता है। इलाहाबाद में जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वो लियाकत अली कर रहे होते हैं। कर्नल लीड जो है अंग्रेज अधिकारी होते हैं। जून 1857 में शुरू होता है और 1858 में ये खत्म होता है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह होते हैं, ठीक है, और शहानाबाद में अमर सिंह होते हैं, उन्हीं के भाई। विलियम टेलर और आयर जो होते हैं वो अधिकारी होते हैं, ब्रिटिश अधिकारी होते हैं।
12 जून 1857 को ये शुरू होता है, दिसंबर 1858 में जो है ये दबाया जाता है। और फैजाबाद यानी कि कानपुर में मौलवी अहमदुल्ला होते हैं, रेनाल्ड यहाँ पर अधिकारी होते हैं जून 1857 में। और 5 जून 1858 में इसका दमन करा जाता है। बरेली में खान बहादुर खान विसेंट आयर अधिकारी होते हैं जून 1857 में, और 1858 में इसे खत्म किया जाता है। असम में कनपेश्वराम सिंह और मनीराम ये यहाँ पे इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। गोरखपुर में गजोधर सिंह, सुल्तानपुर में शहीद हसन, फर्रुखाबाद में नवाब हुसैन, हरियाणा में राव तुलाराम, मथुरा में देवी सिंह, मंदसौर में शहजादा फिरोज शाह, मेरठ में कदम सिंह, मंदसौर में शहजादा हुमायूं, रायपुर में नारायण सिंह, ठीक है, गढ़मंडला में शंकर राम राजा ठाकुर, सागर में शेख रमजान और पटना में पीर अली। तो ये नेचर रहता है और कहाँ कहाँ पर अधिकारी रहते हैं ये पूरा यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट हमारा जो चैप्टर है वो हो चुका है, ठीक है। धन्यवाद, प्लीज वीडियो से जुड़े रहें। सारे जो लिंक है वो लास्ट में वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब ग्रुप भी आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।